नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में रिकॉर्ड हाई के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी की जहां तक बात है तो 19,523 ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल है और आज ज्यादातर समय निफ्टी ने 19,500 के आसपास ही बिताया, यानी कि रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब मार्केट्स में कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो जो रिकॉर्ड हाई लेवल थे वो 65,900 के आसपास के थे और आज 65,800 के आसपास आप देखेंगे सेंसेक्स में कारोबार देखने को मिल रहा है। अब इस चीज को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या सेंसेक्स में 66,000 का लेवल पार हो जाएगा? क्या बाजार नई रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि आज मार्केट में काफी दमदार एक्शन देखने को मिला है। 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती आपको निफ्टी में नजर आएगी और सेंसेक्स में भी करीब करीब 450 अंकों के आसपास का उछाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स को अगर आप चार्ट्स के जरिए देख पाएं तो फिलहाल 65,800 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि रिकॉर्ड हाइस के आसपास कैसे बाजार में रणनीति बनानी चाहिए? क्या ये मुनाफा वसूली का मौका है या फिर बाजार नई तेजी के लिए शुरू हो रहा है, नई तेजी की शुरुआत होने वाली है? तो यहां से क्या तेजी के सौदे बनाने चाहिए? इन्हीं सवालों के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। आपके पास अगर कोई भी ऐसा ट्रेड है जो फंसा हुआ है या आप कोई राय लेना चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके सामने आ जाएगा 9311211874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर कॉल लाइन यानी कि आप फोन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं money9query@tv9.com। इस पर आप चाहें तो अपने सवाल हम तक लिखकर ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट यूट्यूब पर कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो भी चुके हैं और आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष सर, आपका मनी 9 पर विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे साथ जुड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून संदीप जी और मनी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की मैं बाद में बात करता हूं, पहले निफ्टी में आप देखें तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार देखने को मिला है। 19,523 का हमने हाई छुआ था और आज ज्यादातर समय 19,500 के आसपास ही निफ्टी में देखने को मिला। ये मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। क्या रुझान बन रहा है सर मार्केट्स में? ये जो आज की तेजी है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या हम नए रिकॉर्ड हाइस की तरफ बहुत जल्द बढ़ रहे हैं? यस, मार्केट की बात करें तो मार्केट का टेक्सचर इतना स्ट्रांग है तो एक दिन की थोड़ी सी गिरावट आई थी और मार्केट फिर से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आया। हालांकि मार्केट में एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कुछ पॉकेट्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है, लेकिन ओवरऑल देखिए तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में नजर आ रही है और लग रहा है कि शायद 19,500 में थोड़ा अटका जरूर है, लेकिन शायद इसको क्रॉस करके और नए हाई लगा सकता है निफ्टी एक बार। उसके बाद ही कोई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद की जा रही है। टेक्निकली जब तक 19,300 के ऊपर है तब तक ऐसी कोई मेजर कंसर्न नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो 19,300 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सर निफ्टी बैंक के अगर आप चार्ट देखेंगे तो 45,000 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करने में बैंक निफ्टी को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 45,600 के ऊपर था, 45,655 का, और आज हमने देखा है कि 45,139 का हाई लगाने के बाद अब 45,000 के आसपास ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ पे निफ्टी के बनस्पत देखें तो ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है या फिर ज्यादा स्ट्रेंथ यहीं पे है, यहाँ पे ज्यादा तेज चाल बन सकती है? यस, बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसने 45,600 700 के आसपास का हाई लगाकर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन अब थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। 45,000 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इनकेस अगर 45,000 ब्रेक भी होता है तो 44,500 44,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा और वहां से शायद बहुत तेजी से बाउंस बैक करते हुए नजर आएगा। ऊपर में अगर 45,200 के ऊपर टिक जाता है तो फिर से शायद शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और ये जो पुराने हाई लगाए थे इसने 45,600 के आसपास के वो फिर से अचीव होते नजर आएंगे। तो यहाँ पे जरूर है अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन ऐसे कोई मेजर अभी कंसर्न यहाँ भी नजर नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचाना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक सुजल राणे करके हमारे एक दर्शक हैं, उनका ये सवाल है कि उन्होंने 50 शेयर खरीद रखे हैं SRF के, 2302 रुपये का उनका एंट्री प्राइस है। तो SRF की जहाँ तक बात है तो फिलहाल 2200 के नीचे इस स्टॉक में कारोबार देखने को मिल रहा है, तो इनको जाहिर सी बात है नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शेयर के बारे में वो जानना चाहते हैं सर, SRF जिसके पास 2300 रुपये की खरीद का भाव है, 2302 रुपये टू बी प्रिसाइज, क्या करना चाहिए उसको?
एसआरएफ की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये काफी अंडर परफॉर्म किया है, इसने मार्केट की रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि अभी रिसेंटली केमिकल कंपनीज के मैनेजमेंट की जो कमेंट्रीज आ रही थी, उनका कहना है कि एक दो क्वार्टर और प्रेशर रहेगा, मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसके बाद फिर अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो टेक्निकली भी स्टॉक अपने अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, जो ये 2150 से 2100 का एरिया है, मेरे हिसाब से इस लेवल पर अब एग्जिट नहीं बनता। ये ऐसा एरिया है, यहाँ से आप चाहे तो थोड़ा सा रिस्क लेके और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और आपके पास अगर है और रिस्क नहीं लेना चाहते तो जो ऑलरेडी है उसको होल्ड कीजिए। ऊपर आपके जो लेवल्स है वापस आते हुए नजर आएंगे, और जैसे ही स्टॉक आपका 2400 के ऊपर निकलने में कामयाब होगा, फिर स्टॉक में एक मोमेंटम बनते हुए दिखेगा, और फिर से शायद हमको 2700 रुपए तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी के लेवल पे निकलना सही नहीं रहेगा, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। तो राणे साहब, आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी है, 2400 का लेवल पार हो गया तो ऊपर में फिर 2700 तक के जो लेवल्स हैं वो भी एसआरएफ में देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा लेवल पर निकलना ये तो सही राय नहीं होगी, तो इसलिए आप होल्ड करें अपने स्टॉक को, ये आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। हमारे एक दर्शक हैं कपिल देव जी, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। दो एफएमसीजी स्टॉक्स वो हाईलाइट कर रहे हैं सर, एक तो है पीएनजी और दूसरा है नेस्ले। वो जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों में निवेश करना सही है, क्योंकि हम रिजल्ट सीजन की ओर बढ़ रहे हैं। आज से कंपनियों के जो पहली तिमाही के नतीजे हैं वो आना भी शुरू हो जाएंगे, और इस बार माना जा रहा है कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो शायद बहुत खास नहीं देखने को मिलेंगे। वहाँ पे ग्रोथ को लेकर कुछ कंसर्न्स की बातचीत किसी रिपोर्ट में देखने को मिली है। तो क्या एफएमसीजी कंपनियों में पीएनजी और नेस्ले, इनको चुना जा सकता है? ये थोड़ा सा डिफेंसिव बेट करना चाह रहे हैं, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो ये स्टॉक काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब साइडवेज है, यहाँ पर अभी कोई तेजी का मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी बनेगी इस काउंटर में। तो नेस्ले फिर भी मुझे बेटर लगता है, लेकिन नेस्ले में भी ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, स्लो एंड स्टडी रिटर्न देखने को जरूर मिल सकता है। तो अगर आप नेस्ले पे एंट्री लेना चाहे तो ले सकते हैं, नीचे 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 25,000 की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। मुझे अगर कोई थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर ऑप्शन ढूंढना चाहे तो मुझे आईटीसी और एचयूएल ज्यादा बेटर नजर आते हैं, और ब्रॉडर मार्केट या मिड कैप में कोई जाना चाहता है तो टाटा कंज्यूमर और सीसीएल जैसे स्टॉक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर या सीसीएल प्रोडक्ट्स ये मिड कैप में, और आईटीसी एचयूएल अगर आप लार्ज कैप में जाना चाहें तो एफएमसीजी में ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि शायद बेटर बेट साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सर, एलेकॉन इंजीनियरिंग स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब से कोविड खत्म हुआ उसके बाद से आप देखिए डबल डिजिट में स्टॉक था, ट्रिपल डिजिट में आया, और अब ये 700 रुपए के ऊपर भी स्टॉक पहुंच चुका है। आज इसके नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों से पहले दमदार एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। 12% की मजबूती है, 708 रुपए के आसपास से फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। क्या आपने सर इसके चार्ट या इसके कारोबार के बारे में देखा है? एलेकॉन में क्या अभी भी तेजी का दमखम है सर? यस, वैसे तो सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, पिछले एक दो साल से यहाँ एक बड़ी तेजी बनते हुए नजर आई है हमको। और इस काउंटर के अभी अभी लेटेस्ट अपडेट्स आए, रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए, और आज स्टॉक में तभी 12% की रैली देखने को मिल रही है। अभी भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कोई वीकनेस नजर नहीं आती, लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है एज ए ट्रेडिंग बेट तो इस करंट लेवल पे सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी है जैसे इनके पास है तो बने रहना चाहिए, स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आपका लंबा व्यू है, आपने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है तो शायद एक बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनता है, लेकिन अगर आपका लंबा व्यू है तो स्टॉक को होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पर बुक करके आपको री एंट्री लेने के मौके कहीं मिलते हैं नीचे 550 के आसपास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो नीचे में 550 रुपये के आसपास दोबारा मिले तो इस स्टॉक में आप री एंटर कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है सर, 2 दिन से चर्चा में है। पिछले हफ्ते इनफैक्ट इनका जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कारोबार है उसके डीमर्जर की अंतिम मंजूरी मिली थी एनसीएलटी से। उसके बाद इन्होंने 20 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट तय की है डीमर्जर की। एक शेयर मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को, अगर वो एक शेयर होल्ड करते हैं तो जेएफएसएल का एक शेयर उनको मिलेगा। तो इस डीमर्जर की पूरी प्रक्रिया को, और जिस तरह से रिलायंस का स्टॉक लगातार 2 दिन से रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है, क्या रुझान बन रहा है सर? क्या ऊपर की ओर आप टारगेट लेके चल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए छोटी अवधि में? ये पिछले 2 दिनों की बात करें तो मार्केट को मेजरली सपोर्ट रिलायंस से ही मिला, और इसका अच्छा टेक्निकली भी इसमें एक 2640 का जो रेजिस्टेंस था इसने वो क्रॉस किया। हालांकि ये जरूर 2770 के आसपास एक सप्लाई जोन जरूर है जहाँ पे छोटा मोटा अटक सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू तेजी का अगर 2770 क्रॉस करता है तो स्टॉक में हमको 2900 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इन केस 2770 पे अटक के नीचे आता है तो मेरे हिसाब से फिर से 2625 एक अच्छा री एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगा।
तो ऊपर में टारगेट क्या बन रहे हैं सर, क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि 3,3200 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक के लिए सुझा रहे हैं, क्योंकि जेएफएसएल के जो टारगेट प्राइस आ रहे हैं वो 150 से लेकर 200 के बीच में आ रहे हैं। जब उसकी लिस्टिंग होगी तो ज़्यादातर जो अनुमान है वो 150 से 200 के बीच के हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर आपका ओवरऑल टारगेट क्या है सर लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश व्यू ही है रिलायंस को लेकर। अभी नियर टर्म में मुझे 2900 का टारगेट नजर आता है, और जो लॉन्ग टर्म में जो रिपोर्ट्स आ रही है 3200 से 3300 तक के जो टारगेट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है वो भी आसानी से अचीव होते हैं नजर आएंगे नेक्स्ट इस ईयर एंड या फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसको अगर मान लीजिए ये जो डीमर्जर है उसका फायदा लेना है, जेएफएसएल का शेयर लेना है, तो उसे क्या अभी खरीद लेना चाहिए या फिर लिस्टिंग हो जाए तब जेएफएसएल के शेयर ले ले ज्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से अभी खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा, तो ताकि उनको शेयर मिल जाएंगे और डीमर्जर का एडजस्टमेंट होगा तो रिलायंस में मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, तो करंट लेवल पे लेना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो करंट लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप खरीद सकते हैं। जो जेएफएसएल का डीमर्जर होने वाला है, जो लिस्टिंग होने वाली है, उसका फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो मौजूदा स्तर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि के लिए स्टॉक में 3200 से लेके 3300 तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। हमारे एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, वीना जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। वीना जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? वही तो मेरे दो स्टॉक के बारे में मैं ओपिनियन जानना चाहती हूँ। एक तो टाटा एलेक्सी हो गया जी। 7,600 के भाव से मेरे यानी पहले बहुत बड़े 8,000 के लगभग लिए थे, उसको नीचे में एवरेज करते करते मेरे अभी 7,600 के लगभग मेरा ये है बाई प्राइस है। कितनी क्वांटिटी है आपके पास? मेरे पास 7 तक है। 7 शेयर है, ठीक है। 7,600 रुपए का आपका प्राइस है, एवरेज प्राइस है टाटा एलेक्सी का। और दूसरा शेयर कौन सा है? मेरा स्टर्लिंग टूल्स। स्टर्लिंग टूल्स। हाँ, स्टर्लिंग टूल्स 365 के बाइंग है, 50 शेयर है मेरे। 50 शेयर आपके पास स्टर्लिंग टूल्स के हैं, 365 रुपए का आपका एवरेज है। और टाटा एलेक्साई 7,600 रुपए का आपका एवरेज है। 7 शेयरों की क्वांटिटी आप कह रही हैं कि आपके पास है। क्या व्यू लेकर आपने वीना जी एंट्री की थी इन दोनों स्टॉक्स में? मैं एक्चुअली टाटा एलेक्सी के बारे में मैं बहुत ही पॉजिटिव थी वो टाइम पे। मेरा कंसर्न यही है कि मॉर्गन स्टैनली का वो अभी रिपोर्ट जो आया उससे उसका उसका रेटिंग कम हो गया है ना। पिछले बार भी मैंने जब लिया एंटर किया था 9,000, 8,000, 8,500 वो रेंज पे एंटर किया था। वो टाइम पे भी उसका रिजल्ट शायद अच्छा नहीं है, और इसके रिपोर्ट के बाद ही उसका वैल्यू कम हो गया था। ठीक है, तो इस बार भी उसका रिपोर्ट ऐसा ही आया। मेरा अभी लगभग 2%, अभी आज फिर 1.5% कम हो गया सुबह से। तो अभी तो 2% के लॉस में हूँ। हाँ। मेरा क्वेरी यही है कि मैं वहां पर अभी उसको क्या करना है, उसके होल्ड करूँ या निकल जाऊं, वो तो पूछना था। होल्ड करूं या एग्जिट करूं, ये आपका सवाल है। संतोष सर, ये जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कई सारे आईटी स्टॉक्स हैं जिनको लेकर काफी नीचे के टारगेट दिए। इनफैक्ट केपीआईटी टेक का तो टारगेट आधा दिया है, और टाटा एलेक्साई जो कि स्टॉक इनके पास है 7,600 रुपए का एवरेज है, उसका टारगेट 4,600 रुपए का दिया गया है। शायद कंसर्न वाली बात है, अच्छी बात है, ये काफ़ी जानकारी रखती हैं। जो आज रिपोर्ट आई उसके बारे में उन्होंने पढ़ा भी है, अगर ये स्टॉक होल्ड कर रही हैं तो उसके बारे में जानकारी पढ़ भी ली है। इस रिपोर्ट के बारे में बताइए सर, ये जो 4,600 के टारगेट हैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में बताए गए हैं, ये कितने वायबल हैं? आपकी क्या राय होगी? जिसके पास 7,600 का स्टॉक एवरेज प्राइस पे पड़ा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए? यस, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी दोनों को लेकर ही कई बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स के कंसर्न है, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन स्टॉक्स। इन स्टॉक्स में बड़ी रैली आई है। आज आप इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करें तो केपीआईटी का टारगेट 500 रुपए के आसपास का दिया है, उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे जरूर खुला, लेकिन अभी पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द मिड कैप आईटी स्टॉक्स सारे आज डेज हाई पे ट्रेड करे, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर कर रहा है, मार्केट आगे का प्रेडिक्ट करके चल रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा कि जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से अब कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। वैल्यूएशंस के कंसर्न है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है टाटा एलेक्सी और केपीआईटी दोनों के। अब टाटा एलेक्सी की बात करें तो इनका लेवल 7,600 के आसपास का, मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए। 7,000 के नीचे मुझे लगता नहीं कि काउंटर जाना चाहिए, और स्टॉक में पोटेंशियल है। जैसे ये 8,000, 8,200 के जोन को क्रॉस करेगा तो फिर से वही मोमेंटम बनते दिखेगा, स्टॉक फिर से 9,000, 10,000 के लेवल की और बढ़ते दिखेगा। थोड़ा सा टाइम, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब इस लेवल से निकल के बाहर होना चाहिए। स्टॉक
का चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, फंडामेंटली बस वैल्यूएशन से थोड़े से कंसर्न है, बट अभी शायद टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आएगा और इस स्पेस में भी ये एआई वगैरह में भी अपने आप को कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आगे जाके आउट परफॉर्म फिर से करते हुए नजर आएगा। क्या स्टॉप लॉस बताया सर आपने टाटा एलेक्साई के लिए? अगर थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना चाहे तो मेरे हिसाब से 7000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में फिर से इनको 10000 के टारगेट आने वाले समय में अचीव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो 7000 के नीचे टाटा एलेक्साई का स्टॉक नहीं जाएगा, ऐसा अनुमान है, ऐसी उम्मीद है। तो आप वीना जी 7000 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा एलेक्साई को होल्ड कीजिए, ऊपर में फिर से 10,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो आ सकते हैं। संतोष जी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट से आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, 4600 के लेवल आ जाएंगे, ऐसी कोई आशंका उनको तो नज़र नहीं आती है। अब जरा आपके दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, स्टर्लिंग टूल्स का। आपने बताया कि 365 रुपये का आपका एवरेज प्राइस है, आपके पास 50 क्वांटिटी है और स्टॉक उन्हीं लेवल्स के आसपास ही सर कारोबार कर रहा है। आज 1.5% टूटा है, तो 364.50 का प्राइस मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं। क्या राय होगी सर स्टर्लिंग टूल्स में? ये स्टर्लिंग टूल्स की बात करें तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री और सेक्टर ने अच्छा आउटफॉर्म किया है, इस स्टॉक में भी इसी वजह से अच्छी रैली दिखाई है, बट फंडामेंटल्स में थोड़ा सा इसके कंसर्न है, इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली और टेक्निकली भी आप देखो तो अभी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो अभी मुझे लगता है इनका भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बेटर है इससे निकलकर सेम स्पेस, मिलती जुलती स्पेस है सुंदरम फास्टनर, वो भी फास्टनर में ऑटो इंडस्ट्री के लिए फास्टनर बनाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उस स्टॉक में री एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 1250 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर मुझे 1500 रुपए तक की अपसाइड नजर आती है, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1150 का, तो स्टर्लिंग टूल से निकलकर सुंदरम फास्टनर एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो वीना जी आपके लिए राय ये है कि टाटा एलेक्सी में तो आप बने रहिए, लेकिन स्टर्लिंग टूल्स जहां पे आपने 365 पे एंट्री की है उस स्टॉक से आप निकल जाइए। संतोष सर हमें बता रहे हैं कि आप सुंदर फास्टनर्स, ये एक कंपनी है जिसको आप खरीद सकते हैं, 1150 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ऊपर में स्टॉक में 1500 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप स्विच कर जाइए स्टर्लिंग टूल से सुंदरम फास्टनर्स में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक दर्शक हैं मनोज पटेल करके, उनके पास लिंकन फार्मा का शेयर है। लिंकन फार्मा को लेकर सर क्या राय बन रही है फिलहाल? लिंकन फार्मा की बात करें तो इस स्टॉक में भी अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अच्छा है, हायर लोज बना रहा है, और इस सेक्टर को लेकर बोलिश हूँ। लिंकन फार्मा के फंडामेंटल के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट टेक्निकली मैं बताऊं तो अभी ये 380 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 375 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। ऊपर में एक सप्लाई जोन जरूर है 450 के आसपास का, अगर ये 450 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको 520 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, 520 तक की जो अपसाइड है वो लिंकन फार्मा में भी देखने को मिल सकती है। 420 का लेवल अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो एक छोटी ऑटो एंसिलरी कंपनी है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स लिमिटेड, जिसे हम ASAL के नाम से भी जानते हैं। हमारे एक दर्शक हैं राजीव सनवाल, यूट्यूब पे उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। इस स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हो, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि जितने भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा है। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें स्टॉक में करीब 7-7.5% के आसपास का अपमूव है। इसमें कई सारी कंपनियां हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में, जहाँ पे पिछले कुछ 1-2 महीने में हमने देखा है कई कंपनियां तो 100% भी चली हैं। तो उसमें ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स जिसका 52 वीक हाई 537 का है, वहां से ये अभी स्टॉक दूर है। क्या ऐसी संभावना बनती है कि इसमें 52 वीक हाई लेवल्स फिर से लग जाएंगे, ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी? यस, इस स्टॉक की बात करें तो अभी लोअर लेवल से इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक में 250 रुपए से 430 रुपए तक की एक रैली आई है। पिछले 2 साल से स्टॉक प्रॉफिटेबल हुआ, उसके पहले कंपनी लगातार लॉस मेक कर रही थी और शायद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले क्वार्टर में भी प्रॉफिटेबल रह सकती है। फंडामेंटल फिर भी थोड़े से इतने अच्छे नहीं है, बट टेक्निकली अभी जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है, लग रहा है कि शायद स्टॉक एटलीस्ट 520 रुपए तक की रैली 520-530 रुपए तक की रैली दिखा सकता है, जो करीबन यहाँ से अभी 100 रुपए ऊपर और है। तो इस मोमेंटम को चेस कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। अब आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए 370 रुपीज पर। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक इस स्टॉक की बात है। राम परेश वाराणसी से हमारे एक दर्शक हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइए सर, नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। सर STL टेक के हमारे साथ 3000 सर शेयर है। कौन से शेयर के? STL टेक के 3000 शेयर है 168 के बाद। अगर आप अपना स्पीकर बंद कर लें तो शायद आपसे वार्तालाप सही तरीके से हो पाएगा। आप प्लीज़ अगर पीछे स्पीकर बंद कर लेंगे तो आपको सही तरीके से आवाज़ मिल पाएगी, मेरी भी और मुझे आपकी। सर STL टेक के हमारे पास शेयर है। मैं समझ नहीं पाया आप कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं? स्टारलिंक सर, स्टारलिंक जो
सर पीछे स्पीकर की आवाज आ रही है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कौन सा। अच्छा, स्टरलाइट टेक है इनके पास। ओके, बताइए सर, क्या एंट्री प्राइस है आपकी? 3000 क्वांटिटी आपके पास है, एंट्री लेवल क्या है आपका? सर 168 रुपए के भाव पर आपके पास स्टरलाइट टेक है, 3000 क्वांटिटी आपके पास है। क्या व्यू है सर, कितने समय के लिए आपने ये शेयर खरीदा है? और पहले तो ये बताइए कि आपने किसके कहने पे ये शेयर खरीदा, क्या आपने खुद रिसर्च करी थी? हाँ सर, खुद रिसर्च हमने सर 3 महीना के लिए, लेकिन अच्छा ठीक है, तो 168 रुपए का प्राइस है सर। अभी 148 रुपए के आसपास स्टरलाइट टेक का शेयर चल रहा है। अच्छी खासी क्वांटिटी है इनके पास 3000 शेयरों की, और 20 रुपए के आसपास का पर शेयर इनको लॉस हो रहा है, ये नुकसान में है। क्या करना चाहिए सर? ये जो 20 रुपए का नुकसान है, पहले तो इसकी भरपाई हो जाएगी, और क्या ये अगर स्टॉक नीचे आ रहा है एवरेजिंग भी कर सकते हैं? किस तरह का पोटेंशियल है इस कंपनी का? यस, इस कंपनी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 2 साल से बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, और अभी भी ऐसे कोई स्ट्रेंथ के साइन नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब तक 140 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो होल्ड है, तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ऊपर में बहुत ज्यादा गेन की उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर इनको एक 175 से 180 के जोन में मिलता है, तो वो एज एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो 140 रुपए ये स्टॉप लॉस का लेवल है। ऊपर में रामपरेश जी, अगर आपको 175 से 180 तक का लेवल अगर मिलता है, तो आपको इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अपसाइड की जो गुंजाइश है वो हमें संतोष सर बता रहे हैं कि स्टॉक को लेके शायद नहीं हो सकती है। इसलिए 175 180 ये लेवल जब आपको दिखे, तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए शायद बेहतर रणनीति होगी। कुछ और स्टॉक्स जहां पे आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं सर जो आईटी कंपनीज हैं उनके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कल हम देख रहे हैं कि 3 बड़ी आईटी कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल तो हमने आईटी स्टॉक्स में गिरावट भी देखी थी। आपकी क्या राय है सर, ये जो आईटी एज अ स्पेस में जो रिजल्ट्स को लेके, खासतौर पे जो बड़ी कंपनीज हैं, छोटी जो मिड कैप कंपनीज हैं उनकी बात तो हमने कर ली, बड़ी कंपनियों को लेके इस बार किस तरह का व्यू है, और नंबर से पहले आईटी कंपनियों को कैसे अप्रोच करना चाहिए? जिस कल हमने आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखी थी, स्पेशली एचसीएल टेक के नतीजे सबसे पहले आएंगे। एचसीएल टेक में बड़ी गिरावट थी। आज भी एचसीएल टेक का स्टॉक डाउन है 1%। हालांकि दूसरे स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आईटी स्टॉक्स को, सारे स्टॉक्स को हम एक ही तरीके से पेंट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस कंपनी में गाइडेंस अच्छा दिया है, मार्जिन अच्छे देखने को मिलेंगे, वहां हमको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। सभी आप देखोगे जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सबके इस बार क्वार्टर शायद वन ऑफ द कई सालों का वर्स्ट क्वार्टर हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस काफी लो है। तो कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स में एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऑलरेडी काफी अंडरफॉर्म कर चुके हैं, तो ऐसे डाउन साइड लिमिटेड नजर आती है। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज आता है, तो स्टॉक्स में रैली जरूर देखने को मिल सकती है। मुझे टेक्निकली टेक महिंद्रा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक में आप देखो तो पिछले करीबन 1 साल से एक कंसोलिडेशन रेंज में आपका, ऊपर में 1200 के आसपास, नीचे 1000 रुपए की रेंज, तो ये 200 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था, और अब वो रेंज से बाहर आते हुए नजर आ रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक बेस बना के निकलने की तैयारी में है, तो यहाँ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और अभी जब टाटा एलेक्सी की बात की थी, वहां भी एक बेस बनते दिख रहा है। और जो दूसरे रिलेटेड स्टॉक्स लाइक मैपमा इंडिया, जो ऑटो स्पेस को कैप्चर करता है, एक मैपमा इंडिया स्टॉक जैसे स्टॉक पर भी नजर रखना चाहिए। ये भी स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है ठीक, और आप चलने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक हैप्पीएस्ट माइंड जो स्टॉक, इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया था इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये भी पिछले 1.5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अब चलने के लिए तैयार है। तो ये स्टॉक पे भी नजर रखिए, हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ पर 950 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 1140 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो टेक महिंद्रा, ये बड़ी कंपनियों में, इसके अलावा टाटा एलेक्सी, यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन हो रहा है, मैपमा इंडिया और हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स में तो 950 रुपये का स्टॉप लॉस है। 1140 तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक है सर मिसिस बैक्टर फूड, इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से काफ़ी मजबूत एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आज भी 5% के गेन है। 835 रुपये का इसका हाई है, मौजूदा लेवल 832 के आसपास का, यानी कि डे हाई के आसपास ही स्टॉक में कारोबार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो रैली बनी है, क्या ये सस्टेन करती हुई नजर आ रही है? यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन को लेके कंसर्न्स हैं, क्या कोई फ्रेश एंट्री कर सकता है इस मौजूदा लेवल पर?
इस स्टॉक में हमने एक वर्टिकल रन देखा है। आप पिछले साल जून में करीबन 250 रुपए के आसपास ट्रेड करा था और अभी एग्जैक्ट एक साल में स्टॉक 850 रुपए के आसपास आ गया है। तो स्टॉक में रैली तो ऑलरेडी बहुत आ चुकी है, तो फ्रेश एंट्री तो इस लेवल पे नहीं बनती है। जिसके पास है वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकता है। अब जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 775 रुपए का। अगर ये जो ऊपर में 850 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो शायद स्टॉक एक बार 1000 रुपीज की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अब आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 750 रुपए पे। 750 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मिसिस बैक्टर में हमने एक वर्टिकल रन देखा है और आगे भी शायद हो सकता है इसमें तेजी का रुझान जारी रह सकता है। अब कुछ बजिंग स्टॉक्स की ओर चलते हैं और जानते हैं कि कहां पे शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। जो पहला शेयर है वो है कारट्रेड का। स्टॉक में आप देखिए आज 17% तक का जो अप मूव है वो हमने बनता हुआ दिखा है दिन के दौरान। इंट्राडे में इसमें 17% का गेन देखने को मिला था। इन्होंने OLX का जो भारत का ऑटो कारोबार है उसको खरीदने के लिए घोषणा की है, एक्सचेंज में फाइलिंग की है। सोबेक ऑटो इंडिया ये इस नाम के तहत ये कंपनी है जिसके तहत ये OLX का भारत का कारोबार आता है, उसका 100% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया गया और जो सौदा हुआ है दोनों कंपनियों के बीच में वो हुआ है 537 करोड़ रुपए की रकम में। जिसके बाद हमने देखा कि इसमें एक्शन बनता हुआ दिखा है। इस कंपनी के पास अगर हम देखें कारट्रेड के पास तो मार्च के अंत तक करीब 1185 करोड़ रुपए का कैश और कैश इक्विवेलेंट्स थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 537 करोड़ रुपए में जो डील हुई है शायद उसकी फंडिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कारट्रेड के स्टॉक में आज भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी सर? कारट्रेड के स्टॉक में अपने हाई से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, आज की तेज़ी के बाद भी अपने हाई से तो काफ़ी दूर है। क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? क्या करना चाहिए? आज की तेज़ी में क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए? यस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज बिजनेस कंपनीज में हेल्दी करेक्शन के बाद अब एक रिवर्सल के सिग्नल्स देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात करें तो लिस्टिंग इसकी 1600 रुपए के आसपास हुई थी, फिर हमने इसमें लो करीबन 350 रुपए के आसपास के देखे, वहां से कब अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और टेक्निकली भी इसमें क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आया, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक यहाँ से पोटेंशियल रखता है और अच्छी तेजी के लिए। तो मुझे जो टारगेट नजर आ रहा है इसमें 725 रुपए तक की तेजी, मतलब करीबन यहाँ से अभी भी 150 पौने 200 पॉइंट की तेजी और बची हुई है। तो यहाँ पे करंट लेवल पर भी एंट्री ली जा सकती है। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 530 रुपए का और ऊपर का टारगेट आ रहा है 725 रुपए का। 725 रुपए तक कारट्रेड का शेयर जा सकता है। यहाँ से भी करीब 125 या 150 रुपए के आसपास का जो रन है स्टॉक में और ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। 530 रुपए ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे रखना है। एक और स्टॉक जो कि भरपूर रन दिखा रहा है सर, जब से लिस्टिंग हुई है, शुक्रवार को लिस्टिंग हुई थी, वो है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का। लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के दिन ही लोगों का 2 गुना हो गया था पैसा, लेकिन अब कुछ शुरुआती कमजोरी स्टॉक में आज देखने को मिली थी। लेकिन शुरुआती कमजोरी के बाद भी जो हर डिप है स्टॉक में बाय होता हुआ दिख रहा है। रिकवरी काफी शानदार देखने को मिली थी। जो लो लगाया था इसने आज 1114 रुपए के आसपास का, वहां से करीब 13% के आसपास की रिकवरी भी लोअर लेवल से देखने को मिली, यानी कि लोअर लेवल पे खरीदारी का इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जो शेयर ने 1343 रुपए 95 पैसे की हाई बनाई थी, वहां से करीब 17% तक करेक्ट हो गया था, लेकिन इस करेक्शन के बाद इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग के दिन शुक्रवार को लिस्टिंग हुई थी, 2 गुना हो गया था लोगों का पैसा। उसके बाद ऐसे कंसर्न्स पैदा होने लगे थे कि इसके जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी महंगे हो चुके हैं, तो अब यहां पे मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है सर? इसकी रिकवरी पे बेट करना चाहिए या फिर मुनाफा वसूली पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शेयरों का अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो उनमें कहीं ना कहीं एपिटाइट बाकी है। ये स्पेस की बात करें तो ये स्पेस काफी बजिंग है और न्यू है, लेकिन आप इस कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशन सबसे बड़ा कंसर्न है। लिस्टिंग के बाद इसके वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो गए थे और आगे जाके इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर इंडस्ट्री में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं और अडानी जैसे बड़े प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में इसको आगे जाके कंपटीशन दे सकते हैं। तो आगे जाके कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आएगा, तो जो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वही बने रहना चाहिए। अदरवाइज मुझे इस लेवल पे अब कंफर्ट नजर नहीं आता है। स्टॉक यहाँ से अगर करेक्ट होता है अच्छा तो फिर री एंट्री के मौके ढूंढना चाहिए, बट अभी करंट लेवल पे तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे इन्वेस्ट करना है इसमें। तो जिनके पास है सर वो मुनाफा वसूली कर ले? मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। अगर आपका थोड़ा भी कंसर्न है तो बहुत एग्रेसिव व्यू है कि नहीं मुझे रिस्क लेना है इस स्पेस में, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, तो मेरे हिसाब से तभी बने रहे, वरना बेटर है कि मुनाफा वसूली कर लिया जाए। अच्छा, अगर किसी को कोई कंपल्सिव ट्रेड लेना ही है, कोई कहता है कि मुझे खरीदना ही है, मुझे तो ड्रोन कारोबार में रहना ही है, बहुत अच्छा है स्पेस, ये मुझे एंट्री करनी ही है, किस लेवल पे खरीदेगा वो बंदा? कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? क्या एप्ट लेवल होगा बाइंग इंटरेस्ट के लिए अगर खरीदारी शुरू करनी हो तो?
अभी एग्जैक्ट लेवल फिर भी जस्टिफाई करना मुश्किल है, बट फिर भी मेरी मेरी ये 1000 रुपीज के नीचे मिलेगा मुझे करीबन 900 रुपए के आसपास, तो फिर भी मैं मौके ढूंढूंगा खरीदारी के। अभी करंट लेवल पर एंट्री सही नहीं है। परफेक्ट सर, तो 1000 रुपये के नीचे 900 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिले आइडिया फोर्ज का तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वैल्यूएशन महंगे हैं, तो अगर आपके पास है तो आप मुनाफा वसूली कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जिस तरह की वॉलिटिलिटी हमने आज देखी शायद आने वाले दिनों में भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक स्पेस जो कि बजिंग है आज के दिन में वो है डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस शेयरों में आप खासतौर पर देखें, एक तो मजगांव डॉक और दूसरा BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इन दोनों स्टॉक्स में हमने देखा है कि 10 से 15% तक का जो अपमूव है वो आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। खासतौर पे आप मजगांव डॉक की बात करें तो इसमें 10% का जो ऊपरी सर्किट है वो भी लग गया था, और भारत डायनेमिक्स की जहां तक बात है तो एक समय 15% तक का जो अपमूव है वो भी स्टॉक में देखने को मिला था। कुछ डिफेंस डील हो सकती है। 13 से 14 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस यात्रा पे जाने वाले हैं और वहां पे माना जा रहा है कि कुछ रफाल प्लेन्स और उसके साथ साथ स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर कुछ डील हो सकती है, जिसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड पहले ही मंजूरी दे चुका है इस प्रस्ताव को। और अब इसकी जो मोहर है, इसकी जो घोषणा है इस डील को लेकर, वो 13 से 14 जुलाई की जो फ्रांस यात्रा है पीएम मोदी की, उसमें कहीं ना कहीं लग सकती है। तो डिफेंस शेयरों को लेकर खासतौर पर सर मजगांव डॉक जिस तरह का बुल रन स्टॉक ने दिखाया है, क्या राय बन रही है सर BDL को लेकर, या फिर मजगांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड या HAL? आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है? यस, वैसे तो सभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक पसंदीदा है और बहुत आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है, तब थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है फ्रेश एंट्री लेने के लिए। मैं भी डिप का वेट करूंगा, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, क्योंकि एग्जैक्ट अभी टारगेट कहना मुश्किल है कि यही टॉप बन गया, हो सकता है अभी और तेजी बने। शायद ये जो विजिट है उसके बाद शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जब ये डील का अनाउंसमेंट एक्चुअली अनाउंसमेंट आ जाएगा तब उसके बाद शायद मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिल सकती है। तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और पोजीशन को होल्ड रखे, और अगर किसी भी वजह से करेक्शन मिलता है तो फ्रेश री एंट्री की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। मेरे टॉप पिक HAL और BEL ही रहेंगे। मजगांव डॉक भी है, बट स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है पिछले 2 सालों में। BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो एक HAL और दूसरा है BEL, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। सर आपने कहा कि ये जो मजगांव डॉक और BDL है इनको आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करें, दोनों का अगर आप स्टॉप लॉस बता सकें प्लीज। ये मजगांव डॉक की बात करें तो अभी 1590 पे सर्किट लगा हुआ है। आप अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेल करना चाहे 1540 रुपए के आसपास कर सकते हैं। BDL की बात करें तो BDL में जो अब आपका स्टॉप लॉस बनेगा, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1120 का थोड़ा सा पास का स्टॉप लॉस ढूंढना चाहे तो 1190 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 1190 रुपये BDL में यानी कि भारत डायनेमिक्स में, और 1540 रुपये आपको मजगांव डॉक में स्टॉप लॉस के तौर पे देखना है। टाटा कम्युनिकेशन एक अगला स्टॉक है जहां पे काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। 6.25% तक का उछाल हमने इंटरडे में स्टॉक में आता है वो दिखा है। एक ई सिम कंपनी है OSSE फ्रांस, जिसमें इन्होंने पहले भी 58% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी थी। अब जो बाकी बचा 42% हिस्सा है, 42% के आसपास, उसको भी खरीदने के लिए इस कंपनी ने घोषणा की है। करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास के रकम में ये खरीदा जाएगा। और इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल, जिसे हम TCIPL के नाम से भी जानते हैं। इसके जरिए ये जो सौदा है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद आज हमने देखा है टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। कितना और तेजी का दमखम है सर टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में? कम्युनिकेशन की बात करें तो इस मंथ में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, लेकिन अभी भी स्टॉक एक छोटा करेक्शन देखने को मिला था हमको पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब फिर से एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए तैयार है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ये तेजी अभी और जारी रहेगी। ऊपर में जो टारगेट लग रहा है शायद ये 2000 तक के लेवल पे दिखा दे इमीडिएटली। इसमें 1775 रुपए का टारगेट नजर आता है, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का, पहला टारगेट 1775, दूसरा टारगेट 2000। 1775 और उसके बाद 2000 तक के जो टारगेट्स हैं वो टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिल सकते हैं। 1560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो अच्छी खासी तेजी स्टॉक में हुई है और आगे भी ये जारी रह सकती है और 2000 तक ये स्टॉक जा सकता है, ऐसा फिलहाल अपडेट निकल के सामने आ रहा है। वेदांता एक स्टॉक है सर जहां पे आज हमने कमजोरी आती हुई देखी है। कल शाम से लेकर देखें तो 2 खबरें हैं और दोनों ही खराब हैं जो कि इस कंपनी के लिए हैं, जिसके बाद हमने इस शेयर में आज 2.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखी है। इनफैक्ट अभी भी करीब 1.5% के आसपास ही कमजोरी है। एक तो इनकी जो फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए जेवी थी, उसमें से
फॉक्सकॉन ने एग्जिट करने की घोषणा कर दी है। $19.5 बिलियन के आसपास का ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना थी, उसमें से अब फॉक्सकॉन ने एग्जिट ले लिया है। उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। और दूसरी खबर ये भी है कि इनकी जो सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जहां पे सरकार करीब 29.5% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करती है, उसमें इन्होंने कहा था सरकार की वो अपना बाकी बचा हिस्सा ओपन मार्केट में बेच दे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोनों तरह से देखा जाए तो वेदांता के लिए आज खराब खबरें आई, जिसका इंपैक्ट आज हमने स्टॉक प्राइस पे देखा है। 280 रुपए के आसपास से स्टॉक अवेलेबल है सर। अच्छे खासे डिविडेंड ये कंपनी देती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इन्हीं लेवल्स के आसपास ही स्टॉक आपको अवेलेबल नजर आता है। 7 रुपए का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक ने दिया था। वेदांता को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है सर? जो डिविडेंड के हिसाब से खरीदना चाहता है, क्या ये लेवल ल्यूक्रेटिव है बाइंग शुरू करने के लिए? ये मेटल स्टॉक्स की बात करें तो दूसरे मेटल स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस स्टॉक को लेके कंसर्न्स थे, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में। अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ, नीचे आप देखोगे तो 270 से 260 का जो एरिया है इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। ऊपर में 300 के आसपास आता है तो सेलिंग आ जाती है। तो मुझे लगता है अभी इसी रेंज में ही अटका रहेगा। अगर किसी को डिविडेंड के लिए प्ले करना है तो डेफिनेटली कर सकता है, अदरवाइज इसको अवॉइड करे। या क्योंकि अगर ये 260 के नीचे फिसलता है तो शायद स्टॉक में कोई गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कन्विक्शन कब लौटेगा? जब स्टॉक 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तभी कोई मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आएगा। हाँ, अगर कोई डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहता है तो मुझे लगता है आने वाले समय में और भी हमको डिविडेंड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो प्रमोटर है धीरे धीरे अपने यहाँ का डिविडेंड यूज करके वहाँ अपनी पेरेंट कंपनी पे थोड़ा सा डेट कम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में और डिविडेंड हमको अनाउंसमेंट आते दिखेंगे। ठीक है, तो वेदांता में आने वाले समय में और भी डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है।